She walks with raised head, with her eyes looking straight. She has her principles. Unafraid of anybody, she has a lofty and knowledge-based pride. Such cultured women don't falter from the chosen path. She drives ignorance away. She welcomes the bliss of life. With learned mind, this is the dharma of emerging woman. बीते हुए कल को श्रद्धांजलि, आने वाले कल पर नजर। आज के विश्व महिला दिवस पर आप सबको नमस्कार। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। नारी उम्मीद, उत्साह और नई इबारत लिखने का दूसरा नाम है। इतिहास के पन्ने पलटने पर एहसास होता है कि देश की प्रगति और तरक्की में महिलाओं का योगदान बेहद सराहनीय रहा है। आजादी मिलने के बाद से लेकर अब तक भारत की महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। चारदीवारी के बीच चूल्हे चौके में व्यस्त रहने वाली महिलाओं ने खुद के लिए एक रास्ता बनाया है। शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की है। समाज और देश के विकास में अपने अनुपम योगदान से सार्थक उदाहरण पेश किया है। आज का ये कार्यक्रम देश भर की महिलाओं को समर्पित है। होम मेकर से लेकर वुमेन अचीवर्स तक हर महिला को हमारा सलाम। आज महिला दिवस पर हम कुछ ऐसी महिलाओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनकी वजह से आज भारत की महिलाएं ज्यादा शिक्षित, सशक्त और स्वावलंबी बन पाई हैं। A tribute to the pioneers of the past. विदुषी शरण रानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक। वे पहली महिला थीं जिन्होंने सरोद जैसे साज को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। सरोद रानी के नाम से मशहूर शरण जी के लिए राह आसान नहीं थी। उस समय लड़कियों के संगीत के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की मनाही थी, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच भी शरण रानी ने सरोद वादन में निपुणता हासिल की। धुन की धनी शरण जी को संगीत के प्रति समर्पण के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2004 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। शरण रानी अपनी अमूल्य संगीत विरासत के कारण कई पीढ़ियों तक अमर रहेंगी। असम की समाज सेविका शकुंतला देवी चौधरी ने महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शकुंतला चौधरी 1947 से ही सेविका विद्यालय और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा में सबसे प्रमुख लोगों में से रहीं। शकुंतला विनोबा भावे की एक करीबी सहयोगी थीं। अपने जीवन यात्रा के 100 से अधिक वर्षों में गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाकर इन्होंने समाज को एक नई राह दिखाने की अनुपम पहल की। उन्हें इसी वर्ष यानी 2022 में अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपकी ओर से और अपनी ओर से मेजर गगारिन और श्रीमती प्रतिमा पुरी, भारत की पहली न्यूज प्रेजेंटर। दूरदर्शन पर जब पहली बार 5 मिनट के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई तो उसे प्रतिमा पुरी ने ही एंकर किया था। जब महिलाओं के लिए अवसर सीमित थे, उस समय प्रतिमा देश में अपनी बुलंद आवाज से देशवासियों को खबरें सुनाती थी। सर, हमारे एक चीफ प्रोड्यूसर थे पीएल देशपांडे। उन्होंने दूरदर्शन में बहुत लंबे समय तक काम किया। बाद में वे न्यूज रीडर बनने की ट्रेनिंग भी देने लगी थीं। इतना ही नहीं, उस समय में वे नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू लेने के लिए भी जानी जाती थीं, जिनमें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति रूस के यूरी गगारिन भी शामिल थे।
भारतीय समाज की मार्गदर्शक महिलाओं को श्रद्धांजलि का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही हम आज की कुछ ऐसी महिलाओं से भी आपको मिलवाना चाहते हैं जो हर महिला के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं ब्रिगेडियर SV सरस्वती और अनुष्का जॉली। चलिए पहले नज़र डालते हैं इनके परिचय पर। इंडियाज वेरी ओन लेडी विद द लैम्प ब्रिगेडियर SV सरस्वती, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। सरस्वती जी ने अपने लंबे करियर में कई आर्मी अस्पतालों में काम किया। उन्हें MNS का उप महानिदेशक भी बनाया गया। साल 2005 में ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन, साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र पदक और साल 2015 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से भी उन्हें सम्मानित किया गया। गुरुग्राम की रहने वाली अनुष्का जॉली, a 13-year-old who managed to get 50 lakh rupee funding after pitching her anti-bullying app on a famous reality TV show. देश के दिग्गज निवेशकों के सामने अपने स्टार्टअप का यूनिक एंड नोवेल आइडिया पेश करने वाली अनुष्का ने अपने सोशल स्टार्टअप एंटी बुलिंग स्क्वाड से इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया। अनुष्का की नेक नियति, सोच और उनका आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। Brigadier Saraswati ma'am and Anushka, it's such an honor to have you in the studio. Thank you so much for joining us. Thank you. Ma'am, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, when and how did you choose to become a nurse and that too in the military? Nursing was not my first choice. It happened by accident. But whatever it was, I am really blessed for having chosen this profession. And I have completed 41 years and 2 months in this very profession, starting from my training time in 1980. And no looking back, it was glorious time. I really enjoyed every day of my profession and my office, my duties and my contribution to my patients. And we had excellent teachers, and I happened to have the fortune to work with some of the finest doctors of Army Medical Corps as well as the nursing educators. Ma'am, as is the normal perception of our society for years, decades, did you face struggles or problems because of being a woman? आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? See, these kind of operations are there in every profession, not only nursing, it is everywhere. But it's up to you how to look into the issues, how can you solve the problem instead of sitting and brooding about the problem. You have to search for some solutions where you can sort out this problem, and if you are right and confident and your aim and your goal is correct, nobody can stop you. I have to tell you frankly, I haven't ever experienced anything like that, because my goal was for patient safety and for the benefit of the patient, and whatever it is, it comes my way. I used to say, put my foot down and say no, and it was accepted. Wonderful. I'm sure you've been an inspiration to many more nurses. आगे की पीढ़ियों में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. Yeah, we have to be firm, and if you are correct in your ways and which is going to benefit the community or your patients, and it's going to do something good only. So there is nothing you should worry about that. We have to think about our future, and whatever may be the past, it may be misfortune, you should not sit and brood over it. We have to search ways to solve the problems and go ahead. I am very sure you will have a bright future. क्या बात है. Anushka, being a very young girl, but I see a connection here. She said, find solution to your problem. You faced a problem and you found a solution, right? Tell us about that problem and the solution that you found. The problem that you're referring to is bullying. And it's basically, I have been working on anti-bullying for the past 3 years, and it's because of an incident that I witnessed when I saw a 6-year-old girl get bullied. And when I witnessed that incident, I think it really changed my entire life forever, because it gave me a sense of purpose.
Like, I know that now what I have to do is eliminate and eradicate the issue of bullying, especially in schools and institutions where it takes place the most. What was happening to that girl? So she basically, being two bullied? girls were kind of cornering her, targeting her, making fun of her. And I had actually experienced a very similar thing like a year before when I got bullied for a whole year. And seeing her get bullied kind of reminded me of my traumatic past experiences. And I knew that it's going to affect her negatively as it did for me. So I have to stand up for her and take action. That's what I did. Thought of entering into a reality show या वहाँ पर कुछ कोशिश करनी है, at this very young age, a lot of times people don't want to take you very seriously. ये सब कैसे हुआ? Tell us about that journey. So I actually applied for the reality show thinking that maybe I won't get in because I'm a very, very young person. I'm obviously probably the youngest person who applied. But I'm pretty sure when they saw my application, they must have been very shocked. They're like, why is a child applying for this? It's a show for, older people and entrepreneurs. But they might have looked at me and said, okay, I think she has a big vision. I think she is working towards it. She needs help. She needs support. And we can provide her with that. And I'm obviously very, very thankful that I was able to get to that position, get into the reality show and actually, win. And I mean, I'm just so grateful. क्या बात है, इतना अच्छा लग रहा है इन दोनों से बात करके and there's so much to learn from both of them. Brigadier Saraswati who joined the military nursing service in the 80s और अनुष्का जॉली जिन्होंने 13 साल की उम्र में एक एंटी बुलिंग ऐप बना दी है और बहुत कुछ बातें इनसे करनी है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज हम स्टूडियो में तो कुछ ही महिलाओं से बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन देश भर में सच तो यह है कि देश भर में हज़ारों लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे तो वो अपने आप में एक मिसाल है हम सब के लिए और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. तो कुछ कहानियां हम देश के अलग अलग हिस्सों से अपने केंद्रों के ज़रिए भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आज महिला दिवस पर. देखते हैं कुछ कहानियाँ. I trained the Indian forces for the past 25 years and my subject has been close quarter battle. I have received the Nari Shakti award as well as the World Peace Award and apart from other awards, but the Nari Shakti award is very dear to my heart because it's an acknowledgement of my work, my selfless work for the country. I always wanted to join the army. So with whatever skills I had in unarmed combat, I approached the 3 service chiefs then and I asked them whether I could share my skills with the force. And they were open-minded and because of that I could spend 25 years training the Indian forces, though I was not part of the army. A woman can fight as well as a man. If you look at our wrestlers, our women who are winning in shooting, who are doing well in wrestling, in boxing, I think all these women have proven that a woman can fight as well as a man. I would like to tell women that a woman is actually a combination of Shakti, Saraswati and Lakshmi. So every woman can be strong, she can be educated and she can be prosperous. So I would tell a woman that go out there in this world, do what you think is impossible because it's always important to try. Somebody who doesn't try has already lost. So you can try and you may win, and you can try and even if you do lose, you at least will be assured that you had the strength and the courage to try. And happy Women's Day. Hi, my name is Meba Ophelia. I am from Shillong, Meghalaya. I am a rapper, singer, songwriter, award-winning artist, Best India Act at the MTV EMA Awards 2018 for my song Done Talking with Bikri. So when people say they're from Meghalaya or from Shillong, from such a small state to a big platform, how was it for you to to come out of your cocoon? So because I think
people in Shillong. I think Shillong itself is very laid back. I think it's quite laid back. So I had a hard time adjusting and adapting to the timeline when it comes to, because I only go to Mumbai for shows or projects that I have to shoot music videos. So it's been quite a ride for me to adapt to the fast life over there. But I'm hanging on. And speaking of the music industry, how was your journey? I mean, what pushed you into music? Because when we were young, the only exposure we had was the television. So whatever was shown on TV, that was what we consumed, regardless of whether it is, you know, our favorite singer or favorite song. So, but then as I grew older, I started discovering that, oh, there are these female rappers like, you know, Lil Kim and MC Lyte, and so I found these female rappers and I was like, oh, this is not a bad thing. Like, I can do this also. So, what would be your take, or rather message, to the women out there who are, you know, pursuing and trying hard every day to reach their goal? So more than talent and skill, I think what determines your place in whatever field that you're in, what determines your the respect that you gain from other people is discipline. I think having discipline and putting effort in the work that you do really shows and shines through. जिद, ये क्वालिटीज़ ऐसी हर महिला में देखने को मिलती हैं जो किसी बाधा की वजह से अपने सफ़र पर रुकती नहीं हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेती हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर सरस्वती और अनुष्का बने हुए हैं। मैम, इन 2020 यू वर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो आज अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा क्या लगता है आपको अपने अंदर, ऐसी कौन सी खूबियाँ दिखती हैं जिनकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुँची हैं? I was in the nursing profession. Like for a nurse, the empathy is the most important quality one should have, and care and compassion and the commitment to work, to give to the community. And another important characteristic a nurse should have is the childlike curiosity. I want to learn. You should always go ahead to learn. You should not stop learning, learn new things, because I was trained in 1980s. The technology was different that time. And as and when you have to catch up with the youngsters, so it is good, and it feels so good to be in touch with the youngsters and learn even from them. So these are certain qualities I feel that and everybody should have, and the contribution which you have giving to the community or to your organization, you should not stop at 100%. It has to be more than that. It has to be definitely more than that. Then only you can achieve something. मैम, अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन जो मुझे लगता है हर सफल महिला से पूछा ही जाता है, योर टेक ऑन द वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस, कैसे यू नो फैमिली को कैसे संभाला, एंड यू नो इन नर्सिंग में आपके बहुत ऑड आवर्स ऑफ ड्यूटी रहे होंगे, लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी रहे होंगे, हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क एंड फैमिली? See, working was my choice. See, nobody asked me to work. It was my choice. So I have entered the profession with a positive attitude, and I continue to remain calm and continue to work, give my 100% to my profession with joy and delight. It was like that. I had my own hobby time. I am very fond of drawing and painting. I have done a lot of courses in handicrafts, and I could also update myself up to post graduation level. When I joined after my 12th pass, so I could do my graduation, post graduation and different courses. When you have the criteria, the army doesn't stop you. So I was given all the opportunities to keep learning, to continuously learning. How So wonderful. it is something very nice. So I could balance both. So I have a great family support, and nobody ever said to me, you quit the job or something like that. It is a service to the humanity, and moreover, being in the army, I am doubly rewarded. I feel that I am serving the nation. So there was no looking back, no regrets. I am very happy I could balance my work and life. Little bit adjustments we can always make, and nothing is impossible. We'll have to try it out. Nothing is impossible. और हमारे साथ जो अनुष्का हैं, उन्होंने भी ये साबित किया है, nothing is impossible if you can create an app at the age of 13. Anushka, tell us about the app. Which phase is it in, and क्या-क्या features हैं आपकी anti-bullying app में? So the app's name is Kavach, and it's an incident reporting mobile app that allows parents, victims or bystanders of bullying to report bullying
And then schools can view these reported incidents and take action on them. And other than that, schools can also see data reports on bullying basis the reports that are coming from parents or victims. Like they can see in different data breaches, like what gender is bullying happening in most, what class, what area, and then according to that they can take preventive measures and action to stop bullying before it happens. Like for example, if the most bullying is happening in a poorly lit corridor, they can attach cameras there or lights there, and there will be less bullying taking place. So primarily what separates Kavach from other anti-bullying reporting apps and mechanisms out there is firstly, there is an option to upload proof. And this is very, very relevant because now there's not only physical bullying, there's cyberbullying. There is a lot of cyberbullying, online bullying, and people have nowhere to go, nowhere to report that. But they can now on the Kavach app, and they can also upload proof, screenshots and all of that. Second of all, there is an option for students, especially younger students, to actually learn about bullying. There's a whole self-paced, a 1-hour program that's available on the app where you can go and you can learn about all aspects of bullying, causes, mechanisms, solutions. And I think we can only stop bullying if there is enough awareness and education around it. If we kind of diminish the stigma, the behavior, the habits that we have to not talk about it, and we start talking about it, start a conversation about it. And lastly, it's anonymous, as in victims and parents and bystanders, at times they hesitate to report because they don't want to reveal their name and identity. But here, they don't have to, and they can report it without doing so. So they will not hesitate, there will be more reporting, and therefore more incidents will be getting resolved. परफेक्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऐप. और बहुत अच्छा लगा आप दोनों स्टूडियो में आए, हमारे साथ बातें की, एंड आई एम श्योर यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ अदर वुमेन, यंग गर्ल्स टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट दे वांट टू सी इन द सोसाइटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और कुछ ही देर में हमारे साथ 2 हेल्थ प्रोफेशनल्स जुड़ेंगी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास. लेकिन उससे पहले कुछ और ऐसी महिलाओं को श्रद्धांजलि जो महिला सशक्तिकरण की राह पर हमारी मार्गदर्शक बनी है, पायनियर्स ऑफ द पास्ट. बॉलीवुड एक्ट्रेस दुर्गा खोटे उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिलाओं के लिए नए आयाम बनाए. दुर्गा खोटे इंडस्ट्री में जिस दौर में आई थीं, उस दौर में लड़कियों के लिए फिल्मों में काम करना बड़ी चुनौती थी. दुर्गा ने नए रास्ते बनाए और सफलता की बुलंदियों को छूकर इतिहास रच दिया. उन्होंने लीड एक्ट्रेस से लेकर मां तक के रोल प्ले किए. दुर्गा खोटे ने 50 साल के अपने लंबे करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया. इंडियन सिनेमा की मशहूर अदाकारा दुर्गा खोटे को सलाम. जानकी अम्माल भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक, जिनके कारण भारतीय गन्नों को मिठास मिली. भारतीय जीवन जो मिठास के लिए गुड़ पर निर्भर था, उसमें चीनी की मिठास घोलने में जानकी का शोध मील का पत्थर साबित हुआ. विज्ञान के क्षेत्र में साइटोजेनेटिक्स और फाइटोजोग्राफी के क्षेत्र में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा है. उनके शोध से गन्नों, बैगन और फूलों की संकर नस्लों के उत्पादन से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा देखने को मिली. महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित सादा जीवन जीने वाली जानकी को देश विदेश में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है. उन्होंने उस समय एक ऐसा जीवन जिया जिसका महिलाएं सिर्फ सपना देखा करती थीं. होमी व्यारावाला कैमरे में कहानियां कैद करने वाली पहली भारतीय महिला फोटो जर्नलिस्ट. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होमी
महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की कई यादगार तस्वीरें खींचकर चर्चा में रही। लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा फहरा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की तस्वीरें होमी ने ही अपने कैमरे से क्लिक की थी। होमी ने अपनी जिंदगी के करीब 40 साल फोटोग्राफी की। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए 2011 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ट्रिब्यूट टू द पास्ट एंड आई इनटू द फ्यूचर। महिला दिवस पर इस खास कार्यक्रम में अब मेरे साथ जुड़ गई हैं दो और खास मेहमान, डॉक्टर उमा कुमार और शिप्रा दावर। चलिए पहले देख लेते हैं इनका परिचय। भारत के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के र्यूमेटोलॉजी विभाग की फाउंडर एंड हेड डॉक्टर उमा कुमार एम्स में ऑटो इम्यून रेमेटॉइड आर्थराइटिस की जानी मानी विशेषज्ञ हैं। आपने रेमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी खतरनाक ऑटो इम्यून बीमारी का सहज और आसान इलाज का तरीका ढूंढा है। In the year 2020, Dr. Kumar was awarded with the prestigious National Award for Outstanding Effort in Science and Technology Communication by the Honorable President of India. Gurugram-based Shipra Davar founded eCyclinic, which connects individuals to mental health professionals, both online and offline. कोरोना का दौर हम में से कई लोगों के लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस का दौर था। इमोशनल और मेंटल हेल्थ की जरूरत थी। ठीक इसी दौरान शिप्रा ने अपने eCyclinic के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उन्होंने बिना फीस लिए अपनी टीम के साथ मिलकर वीडियो और ऑडियो काउंसलिंग के जरिए हजारों लोगों की मदद की। तो दो महिलाएं, एक फिजिकल और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरी है इस विषय पर बात करना कि महिलाएं, डॉक्टर उमा, अपनी हेल्थ को लेकर, हमेशा ये कहा जाता है कि सबके परिवार की चिंता कर लेंगी लेकिन अपनी चिंता सबसे कम करती हैं, और आपने कम्युनिकेशन में अवेयरनेस फैलाने में बहुत काम किया। थोड़ा सा जानना चाहेंगे महिलाओं की नज़र से आप किस किस तरह से कोशिश करती है उनको ये बताने की कि यू नो योर हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनीवन एल्सेस। देखिए, मैं ब्लेस्ड हूँ कि एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते बहुत सारी महिलाओं से रोज़ मिलना होता है। मैं कहूँगी सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो टेलीफोन पे बात हो या फिर फिज़िकल उनसे मिलना हो। और जब भी हम पेशेंट को देखते हैं या उनके रिलेटिव साथ में आते हैं तो सिर्फ उनको इलाज करना ही नहीं हमारी जिम्मेदारी होती है। कोशिश मैं ये करती हूँ जहाँ पे हम ये उन्हें रियलाइज़ करा सकें कि आपकी भी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे आप मेंटेन कर सकती हैं, और जो आपके घर में लोग हैं उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकती है डिजीज़ से, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट टू फिज़िकल एक्टिविटी, या और जहाँ तक जैसे आपने कहा मेंटल हेल्थ भी उनकी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो उन सब के बारे में भी जानकारी देना। और मुझे लगता है कि जब एक डॉक्टर के मुंह से वो सुनते हैं तो उसका असर उन पर बहुत ज़्यादा होता है। तो और इसके अलावा जो हमने किया, काफ़ी पैम्फलेट्स बनवा के डिस्ट्रीब्यूट करना, बुकलेट्स लिखी हैं काफ़ी सारी जो उनकी रोज़मर्रा की परेशानियां होती हैं, हम कैसे अपने मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। कई बार महिलाएं समझती हैं कि हम दिन भर काम करते हैं, आराम नहीं करते, तो हमारी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है। तो उनको ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स की मूवमेंट हो, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट हो, तब कहते हैं कि एक्टिविटी हुई। सिर्फ एक जगह खड़े होकर खाना बना लेने से या कुछ और घर के काम कर लेने से हम उसे फिज़िकल एक्टिविटी में काउंट नहीं करते। अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे देर से सोती हैं। दूसरा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो महिलाओं में होती है, तो ये होता है कि जो बचा हुआ होता है सबसे लास्ट में वो खाना खाएंगी, चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड लेडी हो। ये भी देखा गया है कि वो रात में, और जो बचा हुआ होगा वो एक्स्ट्रा होता है, सो दे एंड अप ईटिंग मोर, तो फिर उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। एक सेल्फ एस्टीम को कैसे बिल्टअप करके रख सकते हैं, टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और कोई बीमारी मुझे हो गई, जैसे मैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ज़्यादा डील करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो गई। बीमारियाँ किसी को भी हो सकती हैं। शिप्रा,
ईसाई क्लिनिक में आपने बहुत काम किया, खासकर कोविड के दौर में। अगर यही सवाल मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करके आपसे पूछूं तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेंटल हेल्थ में महिलाएं ज़्यादा शिकार होती हैं, ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाती, अपने ऊपर वक्त नहीं दे पाती, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सही सवाल है। एक तो मेंटल हेल्थ को लेके वैसे ही जागरूकता बहुत टैबू भी है, बहुत टैबू है, बहुत स्टिग्मा है, और यही एक कारण था जिसकी वजह से एक तकनीकी आंसर, एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेंटल हेल्थ को सॉल्व करें। फीमेल्स में एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्जाइटी ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो 60% फीमेल्स को रहेगा अगर डिप्रेशन, तो 40% मेल्स को रहता है। तो यानी कि थोड़ा बढ़त में औरतों को रहता है। और अगर आप उसके कारणों को देखें तो जीवन देखिए, मतलब वही जो है उनको प्रेगनेंसी होती है, घर भी उनका चेंज होता है, सोसाइटी उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से लाइफ सिचुएशंस ऐसी रहती हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। पर ज़्यादा दुख की बात यह है कि इसको लेके महिलाओं में जागरूकता तो छोड़िए, बातचीत की भी बहुत कमी है। आमतौर पे अगर किसी महिला को घबराहट हो रही है या कोई परेशानी हो रही है और वो अपने घर में इसके बारे में बात करे तो उसको बोला जाता है, अरे तुम तो सोती नहीं हो, तुम ज़्यादा चिंता करती हो, एंड वो एक डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है। तो लेडीज़ को मेंटल हेल्थ की तकलीफ बहुत है और उनको उसकी मदद की भी ज़रूरत है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने ईसाई क्लिनिक और आईविल बनाया, तो इसमें मैं अगर आपको बताऊं 60% जो इसको यूज़ करने वाली रहीं वो भी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं घर में, और वो अक्रॉस एज है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग ही इसमें आते हैं। 75, 65 जो कि जिनके बच्चे चले गए हैं घर छोड़कर और एम्प्टीनेस सिंड्रोम से आज वो शिकार हैं, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य की उनको ज़रूरत है। तो एक तो मानसिक स्वास्थ्य पे जो है हमारा फोकस बहुत होना चाहिए, और दूसरा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पे, क्योंकि घरों की बुनियाद और देश की बुनियाद महिला ही है। और अगर उसके मानसिक स्वास्थ्य पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और जैसे कि डॉक्टर भी बता रही थी उमा जी कि मेंटल हेल्थ जब खराब रहती है तो फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्टेड हो जाती है। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, बिल्कुल साथ साथ। तो बिल्कुल महिलाओं को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश ये लेना चाहिए कि चाहे फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ हो, अपना ख्याल रखें। और डॉक्टर उमा और शिप्रा से हम थोड़ा और कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे साथ साथ नज़र डालते हैं देश के जो अलग अलग हिस्सों में और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानियाँ देखते हैं। My name is El Chauba Devi. I am a former captain and the former assistant coach of the Indian senior women's team, and also I am the first ever woman coaches who is having a license in Northeast India. And presently I am working as a football coach in Youth Affairs and Sports Department, Government of Manipur. I used to play football in my locality when I was very young. I was a child in my locality with the boys, and in 1988 in Manipur, one of the senior women's national championship was held. That time our legendary, all the women's football legendary, R.K. Amusana Devi, Fatima Begum, Romani Devi, everyone is playing there. I saw them playing football. That was the first time when I saw girls are playing football. By seeing their motive, they were playing against West Bengal in final. That was 10 national. I start dreaming to play football. Why should not I be like them? So I started my career, my playing football career, by seeing all this championship and all. Every day is my challenge. From my playing career to coach career, I suffer lots of trouble and lots of challenges. On the occasion of the Women's Day, I would like to give a message. अगर लड़कियां अगर दिल में अगर ठान लिया कोई भी चीज़, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकते हैं. For example, me also. For example, the team India also. So मेरा एक मैसेज जो है कि करके दिखाइएगा. आप लोग एक ठान लीजिएगा कि हमें कुछ करना है. वो एक दिल में एक ठान लीजिए और दिखाइए कि हम भी किसी से कम नहीं है. मुद्दत के जब बेटी जन्म लेती है तो सपनों का एक पिटारा भर के माँ बाप जीवन भर का हिसाब करने लगते हैं, और जब वही बेटी उन सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाती है
तो न जाने कहां से ना सुन पाने वाला एक सिरफिरा आता है और जीवन भर के लिए उसकी जिंदगी के सारे सपनों को एसिड से जलाकर चला जाता है। पर शायद वो सपने जलते नहीं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए उनके भीतर की हिम्मत उन्हें हारने नहीं देती। कुछ ऐसी ही जीती जागती कहानी शिरोज कैफे चला रही एसिड अटैक सर्वाइवर लड़कियों की, जिनकी कहानी यदि हम आपको सुनाने लग जाएं तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उनके जले चेहरों पर ये खिलखिलाती मुस्कान आपकी आंखों में एक जज्बे को जरूर रोशनी देगी, क्योंकि इनके ऊपर एसिड फेंकने वाले ने इन्हें हमेशा के लिए रोकना चाहा था, पर आज ये अपनी दुगनी रफ्तार से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। असहनीय पीड़ा के एक लंबे दौर के बाद आज उसी दर्द को ताकत बनाकर यह जग जीतने निकली है। परिवार न बसे की सोच लिए जिन पर एसिड फेंका गया, उनका परिवार आज इतना बड़ा है कि हर रोज इनके हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऋतु अपने कैफे के साथ शुरू किए सफर की कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि अब तो ऐसा लगता है मानो हर रोज महिला दिवस होता है, क्योंकि जो सम्मान की महिला हकदार होती है वो हमें हर रोज यहाँ मिलता है। मुझे लगता है कि एवरी डे इज वुमेन्स डे, तो हर दिन लड़कियाँ आजकल लड़कों से आगे है और अपनी बातें रखती है, हर एक फील्ड में लड़कियाँ आगे है, तो लड़कियों को कम मत समझो और जो रिस्पेक्ट उनको चाहिए वो रिस्पेक्ट दो। इनकी हिम्मत, मेहनत और संघर्ष की ही ताकत है कि क्या नेता क्या अभिनेता सब इनसे आज मिलने आते हैं और इनके साथ बैठकर वह खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। कभी कविताओं का सिलसिला चलता है तो कभी गानों का, और सफर यूं ही हर रोज एक कदम सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। यकीनन हर दिन ही तो होता है महिला दिवस। डॉक्टर उमा, डॉक्टर बनना बहुत लड़कियों का सपना होता है, कभी मेरा भी था। जो लड़कियां, यंग लड़कियां इस प्रोफेशन में आती हैं, उनको आप क्या सलाह आज देना चाहेंगी? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इसी प्रोफेशन में नहीं, किसी भी प्रोफेशन में अगर वो जाना चाहती हैं तो डरे नहीं और अपने जो एम है वो बहुत हाई रखें, बिकॉज़ दे आर इक्वल्स, वो कम या ज़्यादा नहीं हैं। और अगर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें देश में बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि जो हमारा पेशेंट डॉक्टर रेशियो है वो बहुत ही पुअर है। और हार्ड वर्क करें, लेकिन किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो, एक अच्छा इंसान हो, जैसे एक एम्पैथी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ। और वैसे भी जो विमेन हैं वो उनमें ये सारी क्वालिटीज़ भरी हुई होती हैं। तो कहते भी हैं ना कि जो एक स्टडी है जिसमें ये देखा कि जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट विमेन डॉक्टर्स ने किया वो जल्दी रिकवर हुए। अच्छा, अरे वाह। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल्स हैं वो कम हैं, बट ये है कि हाँ, जो उनकी कुछ ऐसी क्वालिटी है जो इश्यू जो महिलाओं में होती है वो उनको बख्शा है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो क्वालिटीज़ हैं, जो अपनी एक ह्यूमन साइड है उसको बचा के रखना ज़रूरी है। जो डॉक्टर बनना चाहती हैं बच्चियाँ वो कोशिश करें, मेहनत करें और ज़रूर इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है और हर दिन खुशियाँ देने वाला है। जी शिप्रा, बहुत सारी महिलाएं, जैसा हमने पहले भी कहा कि एक तो टैबू है, स्टिग्मा है, बाहर निकलकर अपनी मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर पाती। ऐसे में ई-साई क्लिनिक या आपकी जो ऐप है आई विल, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दें कि कैसे वो एक ऐसी महिला की मदद कर सकते हैं जो अभी झिझक रही है सामने आने में। जी, तो पहली बात तो ये कि मानसिक स्वास्थ्य में हमें ही आवाज़ बनना था और हमें ही उपचार बनना था। तो ई-साई क्लिनिक आई विल की जो आगाज़ हुई, जो शुरुआत हुई, इसी कॉन्सेप्ट से हुई थी कि कोई भी व्यक्ति जिसने मानसिक स्वास्थ्य की कोई भी परेशानी को झेला है वो आके सामने आके इसके बारे में बात करें, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कभी कोई मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ना हुई हो। तो हमें ये आवाज़ खुद
ही बनना है। तो सबसे पहले अगर आप ईसाई क्लिनिक की शुरुआती दौर भी देखेंगे तो हमने सोशल कैंपेन्स से की थी, और मैंने एक फाउंडर होके, एक तो मैं एंटरप्रेन्योर थी और महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स अभी भी थोड़ी कम होती हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे कोई मानसिक स्वास्थ्य की कभी कोई परेशानी हुई है तो आज जब मैं ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करूँगी तो मैं उसकी पहली आवाज़ हूँ। और ये कॉन्सेप्ट से शुरुआत हुई। तो अगर आप हमारा जो पेज है उसे भी जाके देखेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा उसमें स्टोरीज हैं लोगों की अपनी बताई हुई। तो पहले आवाज़ बनना ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी उनको ये बोलना ज़रूरी है दैट इट्स ओके नॉट टू बी ओके, आई एम नॉट ओके टुडे, ये आवाज़। और उसके बाद सेकंड स्टेप है उसका उपचार। तो आई विल जो ऐप है वो एविडेंस बेस्ड ऐप है, उसमें डिप्रेशन एंजाइटी के प्रॉपर एविडेंस प्रोग्राम्स हैं जो कि बाकी ऐप से डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक थेरेपिस्ट से कनेक्ट नहीं करते, हम इंश्योर करते हैं कि आप उस परेशानी से आगे बढ़ें और अपने जीवन में वापस आएँ। कोई भी मकाम आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपनी आवाज़ बने और राइट उपचार करें। यही ईसाई क्लिनिक और आई विल का तरीका है मेंटल हेल्थ को देखने। हम तो आज यही दुआ करेंगे कि इस कार्यक्रम के ज़रिए आपकी आवाज़ बहुत सारी ऐसी महिलाओं तक पहुँचे जो अभी तक अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इग्नोर करती आई हैं, और उन्हें समझ में आए कि अब आगे ये नहीं करना है और जहाँ से भी हो मदद लेकर अपना इलाज करना है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। थैंक यू। और दिक्कतों की बात हो रही थी, दिक्कतों से निकलने की बात हो रही थी। कुछ ही देर में मैं आपको मिलवाऊंगी शीला बजाज जी से, जिनकी कहानी एक मिसाल है। उन्होंने 77 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना शुरू किया है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक श्रद्धांजलि कुछ और ऐसी महिलाओं को जिनकी कहानी एक ऐसी मशाल की तरह है जो सैकड़ों और मशालें जलाने की ताकत रखती है और सैकड़ों जिंदगियां बदलने की भी। अस्सी 90 के दशक में भारत के गांव कस्बों में यदि कोई बच्चा गणित में होशियार हो तो उसके बारे में कहा जाता था कि वो शकुंतला देवी बन रहा है। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात शकुंतला देवी भारत की प्रख्यात गणितज्ञ थी। उन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को कैलकुलेशन में मात दी थी। अपनी अद्भुत प्रतिभा के सहारे शकुंतला देवी ने दुनिया के 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षणिक संस्थानों, थिएटर्स और यहां तक कि टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। हंसा जीवराज मेहता वो नाम है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों के लिए कई काम किए। ऑल मेन आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री की जगह ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। हंसा मेहता ही वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने आजाद भारत की महिलाओं की तरफ से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा दिया। वही तिरंगा 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। देश के लिए अतुल्य योगदान देने के लिए उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके काम आज भी उनकी पहचान है। पास्ट की हमारी इन सभी पायनियर्स से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहती हैं जीवन में तो कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आपके कदम रोक सके। और अब मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़ रही हैं उनसे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप वाकई दिल से कुछ करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं तो अपनी उम्र की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इनका नाम है शीला बजाज और देखते हैं ये सीख ये हमें कैसे दे रही हैं। इट इज नेवर टू लेट टू बिगिन। दिल्ली में जनकपुरी की 78 साल की शीला बजाज एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी 26 साल की पोती युक्ति बजाज के साथ एक स्टार्टअप चलाती हैं। 18 साल की उम्र में विवाहित शीला जी अपने पुराने शौक क्रोशिया से बुनाई को एक नया अवतार देकर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रही हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो न केवल सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं बल्कि एक फायदे का बिजनेस भी साबित हो रहे हैं।
शीला जी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं कि मेरा मन ललचा गया है। शीला जी 77 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि अब हम बैठकर आराम करेंगे, अब हमसे कोई काम नहीं बन सकता। कैसे आपने ये क्रोशिया बिनाई का काम शुरू किया इस उम्र में? मैं काम तो पहले से ही करती थी, बच्चों के लिए बनाती करती थी। तो ये जब कोरोना हुआ सब कुछ बंद हो गया जी, तो फिर मैं युक्ति से बोला कि मेरा टाइम पास नहीं होता, कोई पुरानी चीज़ें हैं, बाज़ार में ऊन मिल नहीं रही थी, तो कोई पुरानी चीज़ें दे, मैं उधेड़ के उनको फिर से नया रूप दे के बनाऊँ। वो बनाई तो इसको बहुत अच्छी लगी, तो फिर इसने फ़ोटो खींची, पेज बना दिया। खेल खेल में ही बस परमात्मा की मेहर हुई और आप लोगों का प्यार मिला के अच्छा चल पड़ा काम। जी, शीला जी की ग्रैंड डॉटर युक्ति हमारे साथ हैं। युक्ति, आपके मन में ख्याल कैसे आया कि ठीक है, शौकिया बहुत सारी महिलाएं हमारे समाज में घर में सब बनाती हैं, लेकिन आपको कैसे लगा कि इनको इस उम्र में एक बिजनेस वुमन बनाया जा सकता है, इनका सामान, बनाया हुआ सामान बेचा जा सकता है? आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, तो दादी घर पे आई रियलाइज बहुत बोर होती हैं और उनकी टीवी देखने की भी इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। तो जैसे उन्होंने बताया, मेरी पुरानी शॉर्ट्स, मफलर जो उन्होंने बना रखी थी, वो खोल खोल के दोबारा से वो कुछ ना कुछ बनाती रही। तो मैंने कहा कि चलो एक पेज स्टार्ट करते हैं। बहुत रैंडम पेज स्टार्ट किया, कुछ प्लान नहीं था, कुछ ऐसा भी नहीं था कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बस घर बैठे बैठे ही पेज स्टार्ट किया। और जो चीज़ें हमारे पास थी घर पे पहले की बनी हुई, जैसे कुशन कवर्स, कोस्टर, जो हम यूज़ कर रहे थे चीज़ें, उन सब की पिक्चर्स डाली। धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ और ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए और सबको सामान अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे बस बढ़ता ही गया। पहली कमाई बताइए, जब हाथ में आई तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। टाइम भी बहुत अच्छा पास होता है और मन को अंदर से खुशी भी मिलती है कि बच्चों को चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ ना कुछ करो। जी, कितने पैसे कमाए सबसे पहले आपने? तब 800 रुपये आए थे। 800 रुपये? हाँ जी, टेबल कवर बनाया था। हाँ। 2 बनाए थे। पैसों की तो इतनी नहीं है जितनी ये खुशी हुई कि उनको पसंद आया। तो दिन भर में कितने घंटे शीला जी आप ये बिनाई और ये क्रोशिया कर पाती हैं? 6-7 घंटे कर लेती हूँ लगातार। हाँ जी। क्या बात है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती? बस मैं खड़ी होकर चल नहीं सकती, बैठे हुए मेरे से जितना मर्जी काम करा लो, बैठे हुए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने कहा था ना कि शीला जी से आज हमें ज़रूर सीखने को मिलेगा कि अगर हम अपने दिल से कोई काम करते हैं तो कोई भी परेशानी, उन्होंने कहा बस चल फिर नहीं सकती, बाकी कितना भी काम करा लीजिए। तो इतने शौक से 6-7 घंटे बिनाई करना और क्रोशिया करना, मतलब वो भी 78 साल की उम्र में, आसान बात नहीं है। कुछ और सवाल है मेरे पास शीला जी के लिए और युक्ति के लिए, लेकिन जैसे लगातार हम साथ साथ नज़र डाल रहे हैं देश भर की कुछ और महिलाओं की कहानियों पर, तो एक और नज़र डालते हैं। Hello, I'm Tiffany Brar. I'm a disability activist and a special educator. I'm an advocate for inclusion and awareness about disability. I'm a woman with a disability and I know how it feels to be stigmatized and ostracized. At 6 months of age, after birth, I became blind due to an overdose of oxygen. This was a setback for my parents as they did not know what to do. They ran hither and thither to hospitals, India and abroad. But God had other plans for me. And now I feel that God made me blind for a purpose, to bring light to other people's eyes. Jyotirgamaya Foundation started as a mobile blind school in 2012, where we used to travel to the houses of blind people, empowering them, training them in front of the very eyes of their parents. We also had Road to Independence camps, where we travel to the various districts of Kerala and empower people and train them in access technology skills, which comprise of computer skills, the use of a smartphone, and also orientation and mobility. The message I would like to give is hold your head up high. Keep your resilience. Women don't lose heart. So please don't think that women are to be worshipped in stories and tormented in real life. Women are to be worshipped in stories and in real life they are to be upholded, worshipped and respected. Happy International Women's Day. अपने जीवन की चुनौतियों के सामने जो झुकती नहीं, जो रुकती नहीं, आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है,
वही बनाती है दूसरी लड़कियों और महिलाओं के लिए राह आसान। हमारे साथ हैं शीला बजाज जी और उनकी पोती युक्ति। शीला बजाज जी, थोड़ा जानना चाहेंगे, अब आपने 77 साल की उम्र में इतनी आप बिनाई और सब काम कर रही हैं, क्या क्या बनाती हैं आप? कुछ अपने पॉपुलर प्रोडक्ट्स बताइए इंस्टाग्राम पे। मैं टॉयस बनाती हूँ, पोटलियाँ बनाती हूँ, स्वेटर बनाती हूँ, कोस्टर बनाती हूँ, बच्चों के बोतलों के कवर, बच्चों के फ्रॉक सूट वगैरह, सब इसी की करामात है। इसी ने जो कुछ किया है उसको यही करने वाली है। अपनी दादी को नई जिंदगी देने का काम एक पोती ने ही किया है। इस पोती ने किया है, बहुत मेहनत करी है इसने और कर भी रही है। इनको समझाने में, मनाने में कुछ मुश्किल आई थी कभी कि सामान सेल करना है तो डिड शी डिसएग्री? सबसे पहले तो दादी को होता है मुझे कैमरे के आगे नहीं आना, मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवानी। मैं तुम्हारी भी फ़ोटो ख़राब होएगी। और दादी को पहले मनाना ही टास्क होता है, मम्मी ये पकड़ो, ऐसे करो, रील्स बनानी होती है। तो मम्मी कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी, तुम लोग करो। तो वो मनाना होता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ कि अब किसी का ऑर्डर आया, उन्होंने कहा उन्हें रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन चाहिए। तो दादी ने कहा रेड एंड येलो तो अच्छा नहीं लग रहा, रेड एंड वाइट बना दे। मैंने कहा मम्मी उनको रेड येलो चाहिए, हमें वही बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा होता है दादी के साथ। बट आपसे अगर मैं पूछूं, आप आज की पीढ़ी हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, समाज की वजह से या परिवार की वजह से उस समय अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, जबकि बहुत कुछ कर सकती थी। फिर भी अगर मैं पूछूं, इनकी ज़िंदगी से आपने क्या सीखा, या इनका जो पूरा व्यवहार है, इनका एटीट्यूड है, उससे आप क्या सीखती हैं? उनसे सबसे पहले मैंने दादी से ये चीज़ सीखी है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इन्हें, कहीं पेट दर्द है, कुछ भी है, एज में इतनी बीमारी हैं, वो हमेशा स्माइल करती रहती हैं। उनसे आप कभी भी बात करो, वो थकी होंगी, आप रात को 11 बजे उन्हें उठाकर भी पूछोगे ना कि ये चीज़ कहाँ है, तो वो बिल्कुल हंसते हुए, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि मुझे इस टाइम क्यों जगा रही है, बिल्कुल हंसते हुए हर चीज़ का जवाब देती हैं, सबका इतना ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और जब क्रोशिये का काम कर रही होती हैं तो दादी बिल्कुल नहीं थकती हैं, लाइक थकी और घड़ी के हिसाब से मैं 10 मिनट लेट जाती हूँ, 10 मिनट में टाइम देख के उठ जाती हैं वो। क्या बात है। तो शीला जी, आज बहुत सारी जो महिलाएं टेलीविज़न पर आपको देख रही हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी से क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो भी इच्छा हो, जिस कला में भी, जिसमें भी कम रुचि हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल के उस कला में टाइम दे के करते रहो। ठीक है, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं तो सब पूरी करके भी थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और जो काम करो उसे पूरा करो, अधूरा नहीं छोड़ो, और लगन और प्रेम के साथ में करो, सफलता मालिक अवश्य देगा। क्या बात है, कितनी खूबसूरत सीख दे रही हैं। और मुस्कुराते हुए शीला बजाज जी जीवन के ऐसे गुर हमको सिखा रही हैं। और वाकई भारतीय महिलाओं के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम सबकी देखभाल कर लेते हैं, सबका ध्यान कर लेते हैं, अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं। तो आज हमारे सारे मेहमानों ने कहीं ना कहीं ये सीख भी हमको दी है कि अपने जीवन पर, अपने शौक पर, अपनी इच्छाओं पर भी ध्यान दें और अपने लिए भी एक मकसद बनाएं, एक मंजिल तय करें जिसकी तरफ बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगा शीला बजाज जी आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणा मिली है आज हमें अपने सारे मेहमानों से मिलकर और सारी कहानियाँ सुनकर, देखकर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास आई हैं। और आज इस ख़ास कार्यक्रम के ज़रिए हम सलाम कर रहे हैं भारत देश की हर उस महिला को जो घर या दफ्तर में, परिवार या समाज में एक ऐसा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है जिससे हमारी बेटियों का जीवन और भविष्य बेहतर बन सके और वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। आप सबको विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।